नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र। आज मैं एक ऐसे शख्स से आप लोगों को रूबरू कराने वाला हूं। वो भारत ही नहीं, अपने पूरे विश्व में अपनी आवाज से, अपनी नई छवि से ख्याति बटोर चुके हैं। आपको रूबरू कराते हैं कुमार सत्यम। इनकी गायन शैली पर विशेष ध्यान रहेगा मेरा। आइए मिलते हैं सत्यम कुमार जी से। नमस्कार, थैंक यू सो मच। लोग पूछते हैं, अगर हम जाते हैं किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले पहला सवाल रहा, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? म्यूजिकल जर्नी जी। म्यूजिकल जर्नी तो कहें तो बचपन से ही हमारे घर में बच्चा रोने से पहले गाने लग जाता है। तो पिताजी म्यूजिक में ही संगीताचार्य थे। दादाजी पंडित रामाशीष महाराज जी थे। और मतलब मैं अपने घर पे 12वीं-13वीं जनरेशन से म्यूजिक हम लोग कर रहे हैं। तो जर्नी तो वहीं से कि बचपन से ही हारमोनियम, तानपुरा और तबले की धुन मतलब कानों में गई है। तो सुनो, 2 साल की अवस्था से आप जो स्टार्ट किए हैं सोलो स्टार्ट, और 13वीं पीढ़ी जो बोला जाता है, आपके घर में संगीत का जो सुर ताल समागम, सुबह उठने के बाद हरि भजन मिलता होगा, शाम के समय भजन का, तो वो सभी चीजों का समागम आप में है। ये सभी चीज देखा जाता है। एक चीज जो है वो हम रिसर्च के द्वारा देख रहे थे, हमारी टीम जब बात कर रही थी उसमें पता चला आपके चाचा आपके साथ उनका प्रेरणा जुड़ा हुआ है। और चाचा हमेशा चाहते हैं ना, ये जो है अलग कुछ है, इसमें कुछ अलग दिख रहा है, हमको इसको भेजा जाए कहीं मुंबई या कहीं। हाँ, तो वो दरअसल चाचा जो है मेरे, मतलब कहें तो वो अपने अंकल है नहीं, लेकिन अपनों से बढ़ के हैं वो। हाँ, तो मेरे पिताजी के मित्र भी रहे हैं, हालांकि जूनियर थे पापा से हैं वो। और लेकिन पिताजी को बहुत प्यार करते हैं वो अभी भी, चूँकि पिताजी रहे नहीं मेरे, और उनसे बड़ा लगाव था। तो उन्होंने पहली बार मुझे सुना था देवघर बाबा नगरी में, झारखंड में, और दूसरी बार पटना में सुना था। तो उन्होंने वहीं पे मुझे बोला था कि आप चलो यहाँ से, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो पहले वो बेंगलोर लेके गए। तो बेंगलोर गया तो वहाँ से फिर उन्होंने 1-1.5 साल के बाद मुझे बोला कि अब आप मुंबई जाओ, जितना मेरा यहाँ पे करना था वहाँ मैंने कर दिया, अब बॉम्बे इज वेटिंग फॉर यू। तो बॉम्बे गया तो वहाँ पे जर्नी स्टार्ट करी। तो उन लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से सब बढ़िया ही है। बहुत गूगल भी ढूंढ रहा है कि आपका जन्म स्थान कहाँ है। हाँ जी, हाँ जी। मैं दरअसल जन्म स्थान मेरा बिहार है। बिहार बांका जिला है। एक मंदार हिल है। मंदार हिल के बारे में मैं बताऊं, समुद्र मंथन जब हुआ था तो जो एक सर्प से, सांप से जिस पत्थर को बांधा गया था ना, वो अभी एक बृहद पर्वत का रूप ले चुका है। वही मंदार है, मंदार पर्वत। तो वो मेरा अपना पैतृक स्थान है। वो नानी घर भी उधर ही है और पैतृक स्थान भी है। तो जन्मभूमि मेरी वही रही है। और शिक्षा दीक्षा दुमका एक झारखंड की उप राजधानी है, वहां से पढ़ा लिखा। तो मैं हमेशा एक इंटरव्यू में एक बात कहता हूँ कि बिहार मेरे लिए देवकी है और झारखंड यशोदा है। ये चीज कुछ अलग है, क्योंकि आपकी आवाज में मिठास है। एक चीज और हम आपसे पूछना चाहेंगे जी, शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, और अंतिम जो संगीत की शिक्षा कहा जा सकती है, जिसको लेकर के अब ख्याति बटोर रहे हैं अपनी सुर की गरिमा से, वो कहाँ से हुई? संगीत की शुरुआती शिक्षा तो दादाजी से हुई। और बचपन के दिनों में दादा ने कुछ वैसी भी चीजें सिखाई जो कि एक अच्छे उम्र तक जाते जाते भी लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये बड़ी कृपा रही माँ सरस्वती की कि ऐसे बुजुर्ग मिले घर में। फिर दादाजी के गुजरने के बाद पिताजी ने आड़े हाथों लिया मुझे कि इसको तो सिखाना है। तो उन्होंने सिखाया और संगीत से भास्कर कराया, मास्टर कराया, सब कुछ। और जो शिक्षा, बाकी संगीत घर में जाने के बाद सेलिब्रिटी वाला फीलिंग होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ी सवाल है। नहीं 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 नहीं, नहीं। घर में मैं जाके अभी भी कहे तो, आप मेरे घर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि यार ठीक है, मतलब ये आदमी, आज भी मैं जाता हूँ तो दिन भर माँ के पास बैठ के बातें करना। माँ के लोग आते हैं, वहां भी न्यूज वाले लोग आते हैं, तो मतलब लगता है ठीक ही है, क्या ही करना है घर पे। मतलब मैं बताऊं आपको एक बात, बहुत लोगों को नहीं पता है, कि शायद जो मेरे करीब के घर वाले हैं उनको ही पता होगा, घर में मुझे छोटू बुलाते हैं लोग। हाँ, तो सबसे छोटा था मैं। आज भी घर में छोटू ही बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बाहर में दुनिया में बहुत नाम दे लिया तो आपको सत्यम जी बुलाने लगे। माँ के लिए आप बच्चे ही होते हैं, बड़ी बहन दीदी है उनके लिए मैं बच्चा ही हूँ, भैया के लिए छोटा भाई। कितने भाई बहन होते हैं? 2 भाई हैं हम लोग, और सबसे बड़ी दीदी है। तो दीदी हैं, वो उनके हस्बैंड है HDFC बैंक मैनेजर हैं। और भैया है तो वो मेडिकल फील्ड में, हॉस्पिटल में परचेज हेड है। और मैं संगीत के फील्ड में काम कर रहा हूँ। पापा क्या करते हैं? पापा तो नहीं रहे, पापा संगीतकार थे। संगीत की शिक्षा उन्हीं से हुई है मेरी। अच्छा। तो वो गोड्डा महिला महाविद्यालय में संगीत के प्राध्यापक थे वो। अच्छा, एक चीज और बताइए,
माँ बाप के दुलार में प्यार में कहीं ना कहीं कान मरोड़ी होती है? तो बहुत हुई है, मतलब बिना उसके आप कहते हैं ना कि आप नहीं हो सकता है वो, है ना, मतलब काफी हुई है, मतलब मेरी तो खास करके ज्यादा हुई है क्योंकि घर में हाँ, छोटा थे, बस ये जरूरी है कि घर में छोटा है वो तबला जरूर बनता है। तबला मैं भी जरूर हूँ तो बनता है। थोड़ा बहुत तो होता ही है कान मरोड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की कुछ अनछुई कहानी आपके साथ जुड़ी हुई हो जो कहीं बाहर जाते हैं तो याद आती हो आपको? फेस्टिवल्स बहुत याद आते हैं अभी छठ में गए हुए थे आप शायद? नहीं नहीं, इस बार नहीं जा पाया था क्योंकि मेरे घर में मेरे चाचा जी का देहावकाश हो गया था, तो एक साल तक तो हमारे यहाँ नहीं होता है किसी का, तो हाँ, हिंदू धर्म में होता है कि एक साल तो इस बार नहीं हुआ छठ, तो इसलिए कॉन्सर्ट्स ही कर लिए क्योंकि जब होना ही नहीं है तो इधर ही है। बाकी फेस्टिवल बहुत मिस करता हूँ, जैसे दुर्गा पूजा अपने गांव की बहुत मिस करता हूँ, होली बहुत मिस करता भाई हूँ। देख लो आप दुर्गा पूजा में अब कहीं भी रहें फोन जरूर कर लियो आप, आपके गांव से अगर देख रहे हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर हैं हमारे पास। जी जी। हम आपसे एक चीज और पूछेंगे, आपकी निजी जीवन कैसी चल रही है? बहुत लोग पूछते हैं, गर्लफ्रेंड तो भैया की है। नहीं, सच्चाई बताऊं तो एक्चुअली बहुत व्यस्तता रहती है, और कहते हैं ना कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, तो उन गमों से चल रहा है अपना, और ऐसा है नहीं कुछ, बाकी चल रहा है। बाल्यकाल में तो जरूर आई होंगी, कोई महिला मित्र तो जरूर रही होंगी, ऐसी नहीं है जो कहीं ना कहीं आपके दिल में अनछुए पहलुओं में कहीं ना कहीं अटकी हुई, जरूर चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है। हाँ, बाल्यकाल में तो समझे कि ये सब तो चलता ही रहता है, सबके साथ चलता है। और सच्चाई बताऊं तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, जो कस के आपका दिल टूटता है वो बाल्यकाल में ही टूट चुका होता है ना, तो उसके बाद तो तब गजल फूट फूट के आ रहा है। बस तो फिर वही है, बाकी ठीक है। आपकी गाई हुई कोई खास गजल जो आपको पर्सनल ज्यादा अच्छी लगती हो? मेरी अपनी? हाँ, मतलब मैंने कुछ जो अपनी ओन कॉम्पोजिशंस हैं उसमें से एक सुशील साहिल साहब की गज़ल मैंने की है जो कि मुझे बहुत पसंद है, कि भूल शायद ये हमसे बड़ी हो गई, दुश्मनी की जगह दोस्ती हो गई, है ना? नाम लेता था कल तक मेरा आईना, आज सूरत मेरी अजनबी हो गई। क्या बात है, क्या बात है। इसका एक शेर बहुत पसंद है मुझे, कि मैं ज़मीं पे बुलंदी से जब आ गिरा तो हर तरफ दोस्तों की कमी हो गई। कितनी बड़ी बात, हाँ बहुत बड़ी बात है ये। आज यहाँ आप पलामू आए हैं, पलामू को किस दृष्टि से आप देखते हैं? पलामू, आई लव पलामू, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और आपके आसपास गढ़वा भी है ना, तो वहाँ पे मैं रिसेंटली रंका में आया था इधर 6-7-8 महीने पहले, तक्कू शाह दरबार में, मतलब मैं आई वाज शॉक्ड कि 20 से 25 हजार लोग थे ऑडियंस। मैं जिधर नजर कर रहा हूँ उधर ही नजरें मेरी जा रही है, लोग इतने थे, तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ के लोग कैसा म्यूजिक सुनते हैं। तो और चूंकि हम जिनकी पुण्यतिथि में आए हैं, वो खुद भी पंडित आदमी थे, और उनके लड़के हैं सूरज भाई, मेरे मित्र हैं, अंकल बहुत मानते थे मुझे, राजा राम मिश्र अंकल, तो समझ सकता हूँ कि यहाँ के सारे लोग अच्छे कलाकार हैं, अच्छा लोग सुनते हैं। पलामू ऐसी जगह पे है जहाँ बिहार से भी सटा हुआ है, बिल्कुल, यूपी से भी, छत्तीसगढ़ से भी, ये 3-4 स्टेट से सटा हुआ है पलामू। तो पलामू में सभी जगह का समागम आपको बिल्कुल, मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लोग बोलते हैं मिनी मुंबई है, क्या देख के लगता है आपको ऐसा है? बिल्कुल हो सकता है, अगर इतना कल्चर एक जगह, क्योंकि मुंबई क्या है, मुंबई इज नथिंग, एक हर एक स्टेट का कल्चर है वहाँ। आप वहाँ पे कभी नहीं देखेंगे कि कोई एक कास्ट या कोई एक कल्चर बहुत डोमिनेट कर रहा है, वो मतलब हर एक कल्चर, आपको कहीं पे सरदार दिख जाएंगे तो वहाँ पे सरदार बात कर रहे हैं, कहीं पे बिहार के हम बोलने वाले लोग मिल जाते हैं, हमें लगता है अरे क्या बात है, तो कहीं मराठी है तो वहाँ पे सब बड़े प्यारे लोग हैं, अच्छा लगता है। तो मिनी मुंबई तो है ही। जहाँ बिहार की बात कर रहे हैं तो भोजपुरी के बारे में जरूर आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या जो गंदी गानों, फूहड़ गानों को लेकर चल रहा है, कहीं कोई लेकर चल रहे हैं, लेकिन उसी में कहीं कोई कोई सिंगर ऐसे भी हैं जो अपनी आवाज से, जिनकी सरस्वती विराजमान होती है जिनकी आवाज पे, तो क्या वैसे सिंगर को आगे बढ़ना चाहिए? भोजपुरी से अलगर जो है गंदी चीजें हैं वो हटनी चाहिए? क्या आप भोजपुरी गायन शैली के बारे में कुछ बताएं मुझे? देखिए, एक जंगल में एक बार आग लगी थी, और एक, अगर टाइम हो तो मैं एकदम जरूर, बहुत सारा टाइम है। एक जंगल में जब आग लगी तो एक छोटी सी चिड़िया अपने चोंच में पानी लेकर जा रही थी, तो सारे जानवरों ने पूछा, सब लोग भाग रहे, तुम किधर जा रही हो उधर? तो उसने बोला, मैं आग बुझाने जा रही हूँ, एक बूंद पानी लेके। तो एक बड़े जानवर ने कहा, तुम्हारे एक बूंद पानी से थोड़ी जंगल में आग बुझ जाएगी। तो उसने कहा, आग बुझे न बुझे, लेकिन कल दिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, न कि आग लगाने वालों में, है ना? तो आई एम दैट पर्सन।
कि जहाँ इतना सब कुछ चल रहा है वहां पे मैं इसके खिलाफ हमेशा हमेशा रहता हूँ और रहूंगा जब तक सांसें चलेगी। और भोजपुरी चूंकि मेरा अपना लैंग्वेज नहीं है लेकिन फिर भी समझ तो आती है क्योंकि बिहार से है ना। लेकिन भोजपुरी में जहाँ हमने भिखारी ठाकुर को जिसने सुना है तो फिर अब क्या ही सुनना है किसी को। हमने भरत शर्मा जी को सुना है, हमने विष्णु ओझा जी को सुना है, शारदा सिन्हा जी को सुना है। तो एक जो कल्चर है इसको क्या है ना कि अभी देखिए दुनिया जो है ना मतलब बड़ी मटेरियलिस्टिक है, उसको कोई मतलब नहीं है आपके इमोशन से। आपके घर में कितना बड़ा बवाल हुआ है, आप कितने परेशान हैं, कोई मतलब नहीं। अगर आपसे फायदा है तो लोग आपसे बातें करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये सच्चाई है, ये आपको ही पता है, हमें पता है, सबको पता है। तो भोजपुरी लैंग्वेज का क्या असर पड़ रहा है लोगों के जहन में, इससे कलाकारों को कोई लेना देना नहीं। उनके अपने घर में 4 गाड़ी खरीदी जा रही है, उनका अपना बंगला बन जा रहा है, उन्होंने अपनी जनरेशन सुधार ली है। अब जिन लोगों को उन्होंने वो परोसा है, वो गंदगी, वो लोग जो सुन रहे हैं और जिसने सुनाया है इसने अपनी बंगला गाड़ी बना ली और अपने बच्चों को यही कहेंगे कि आप उनसे दूर रहो क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं। ये सच्चाई है। तो मैं इन लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। लोग बड़ी अश्लीलता की बातें करते हैं कि अश्लीलता फैल रही है। एक बात आप बताओ, 200 मिलियन 300 मिलियन व्यूज आता कहाँ से? कुछ लोग बोलते हैं खरीदा जाता है, पर मुझे नहीं लगता है खरीदा जाता। तो फिर इतने पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास? ऑफ कोर्स मैं भी यूट्यूब चलाता हूँ, सोशल मीडिया मेरा भी अच्छा है। मुझे सारा इसका जो एल्गोरिदम है पता है कि अगर मैं पैसे लगा के व्यूअरशिप बढ़ाऊंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे ऑफ कोर्स, है ना। अगर मेरे व्यूज, क्योंकि भैया ये सच्चाई है कि बिहार और झारखंड हमारा अभी भी बहुत अशिक्षित है, इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने रिसेंटली चूंकि एक अपने फेसबुक से ही आके एक लाइव बोला था कुछ ऐसे ही, तो 1-2 सेंटेंस मैंने इंग्लिश में बोले थे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ, इस पे ध्यान नहीं है। 4-5 लोग आके मुझे ये बोल रहे हैं आप इंग्लिश क्यों बोल रहे हैं, आप बिहार से हैं। तो अब क्या कर सकते हैं? एक चीज बोलूंगा, जब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो हम बात को और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। लोग बिहारी को ना हे दृष्टि से देखते हैं, झारखंडी को आज भी हे दृष्टि से। इनके कारण से आप यही समझ लें कि अगर महेंद्र सिंह धोनी नहीं होते तो झारखंड अभी और भी पिछड़ा हुआ होता। ये सच्चाई है ना। उन्होंने अपने कल्चर को वहां पहुंचाया, उन्होंने बताया कि झारखंड में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, है ना। और बिहार में आप देखें, अगर बिहार के ही कल्चर को देखें तो बिहार का इतिहास जितना बड़ा बृहद रहा है ना। आपके पहले राष्ट्रपति बिहार से हैं भाई, है ना। कहते हैं ना कि वाल्मीकि ने रची रामायण, लवकुश को जाने संसार, ये है मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, है ना। और बिहार का ही पार्ट है झारखंड, है ना। तो अब वहां के भाई हैं हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल है ना। भाई क्या कहे कि मतलब भाई भी नहीं, एक ही है, बस घर में बंटवारा हो रखा है ना। सियासी मसले हैं। क्योंकि मैं जब दुमका रहता था तो वो बिहारी था ऑलमोस्ट। आप नाम चेंज कर दो, आप नक्शा में कुछ कर दो, वो कहीं जो है हमारा कल्चर वही रहेगा भाई, है ना। झारखंड और बिहार के लोग एक ही भाषा बोलते हैं। जब हिंदी बोलेंगे ना तो मैं नहीं बोलता कोई, हम ही बोलते हैं। तो ये है हमारा कल्चर। तो अगर भाई मानना है तो आप यूपी को देखिए, फिर यहाँ वो मेरा मौसेरा भाई हो सकता है ना। लेकिन बिहार और झारखंड को तो मैं आज भी एक ही मानता हूँ और मानता रहूंगा। दूसरी बात ये कि बिहार के जिस चीज की वजह से बिहार को जाना चाहिए, उस चीज को लोगों ने बड़ा पीछे कर दिया है। आज भी लोग बिहार में किसी भोजपुरी की बात आती है, विदेशों में भी जाए या बड़े शहरों में जाए, अच्छा बिहार का भोजपुरी गाना, हाँ लिपस्टिक, यही बोलते हैं लोग, है ना। लेकिन ये हमारा कल्चर है नहीं। बिहार में आप देखें तो राई राई पाई पाई जोड़ के का करवा उड़ जाई सुगनवा एक दिन पिंजरा तोड़ के, ऐसा ये सब लिरिक्स बिहार में लिखे गए हैं। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन क्या है कि लोग जानते हैं इसमें पैसा नहीं है, अपना घर नहीं संभलेगा। हम लोगों का अच्छा करके समझ जा रहा है। एक चीज ये नहीं बोलना चाहेंगे, कान जो सुनना चाहता था पहले, वो अब मिठास वाली चीज नहीं रही कानों पे, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो जो गंदी चीजें वही सुनना चाह रहे हैं। देखिए तानसेन और कानसेन दोनों जो है ना एक दूसरे के पूरक है ना। अगर कानसेन अच्छे नहीं होंगे तो तानसेन कितना भी अच्छा गाए कोई मतलब नहीं, और तानसेन अच्छा नहीं होगा तो कानसेन का कान खराब होगा। पूरे जमाने में पहले बोला जाता था कि दरबार जब लगता था राजाओं का, तो वहां जब बैठते थे तो गाना ऐसा, मतलब लय धुन ताल स्वर, बरसात हो जाती थी, आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, मतलब ये सब चीज होती थी। अब कहाँ वो देखने को मिलता है वो सब चीज। रीजन क्या है ना कि इसमें ये करने के लिए मेहनत बहुत करना पड़ेगा। मतलब अगर अच्छा म्यूजिक करना है, रोए खड़े हो जाते हैं। अभी आप देखें कि अभी लोग निकल रहे हैं, 16-17 साल उम्र होती है, एक भोजपुरी का फुहड़ गाना गाते और फेमस हो जा रहे हैं, है ना। हमें याद है कि हमें 16-17 साल की उम्र में मतलब घंटों बिठा के रियाज कराया जाता था।
आज भी कि अगर कोई भी एक लाइन है गाने की, अगर आप उसको ले लें कि जा जा सवरिया तो है गरबा लगाऊं रस के भरे तोरे नैन, कितनी बड़ी लिरिक्स है ये। छोटी सी है कि जा जा सवरिया तो है गरबा लगाऊं रस के भरे तोरे नैन रे, रस के भरे तोरे नैन। पा ब द प म प म ग म ग रे ग रे ध रे नि ध ध नि सा रे ग ग रे ग रे सा रे ग म ग रे ग रे सा रे ग म प प म प ग म प द प म प म ग म ग रे ग रे सा। इसके लिए मेहनत लगेगा। प म ग म द नि सा रे ध रे ग रे ग रे सा रे नि सा नि नि ध नि ध प द द म म ग रे ग रे सा रे नि ध ध ग ध म ग रे ग रे सा। तो ये करना है अगर, तो आपको तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा जीवन ऑलमोस्ट में, है ना। सही बोल रहे हैं। लेकिन अब भोजपुरी आप गाएंगे, अब आपको सीधा सा सारे गामा का पूरा लिरिक नहीं पता है, सातों सुर पता नहीं है, वो फिर भी आप बजा रहे हैं। देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं होती है कि हमने पढ़ा है कुछ चीजों को तो हमें पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको नहीं पता है। लेकिन जो लोग इस फील्ड में अपने आप को समझते हैं कि हम म्यूजिशियन हैं, हमें गाना चाहिए, है ना, तो उनको पता तो करना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि गाना बजाना है क्या, गायक के गुण दोष क्या होते हैं, क्या मेरा यही कहना है कि लिरिक्स की बात आती है, अश्लीलता की बात आती है, आप मंदिर में जूते पहन के नहीं जाते हैं। तो सारे गामा पधा निशा जो है ना, ये षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, ये एक मंदिर है। अगर आप देखें तो ये, इसमें आप खराब लिरिक्स लेके नहीं जा सकते हैं आप, है ना। आप इसमें किसी भी माँ बहन के आप अंग विशेष को लेके नहीं जा सकते हैं आप। भोजपुरी बन चुका है, बन चुका, बनता है। मैं आपको बताऊं, मुझे याद होगा कि मुझे कोई एक भोजपुरी गाना का एक लाइन याद हो, कभी सुना ही नहीं। कोई बोलता है उसने उनका देखा आपने, वो 300 मिलियन गया, क्या करना है मुझे, फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर व्यूअरशिप खरीदे भी जाते हैं तो आप सोचिए कि उतने पैसे उनके पास हैं कि वो खरीद ले रहे हैं, तो वो पैसे कहाँ से आए थे, पैसे कहाँ से, है ना। तो ये है। और आप देखो ना, मतलब मैं बताता हूँ आपको कि हम बहुत अच्छी चीजें गाते हैं। हम निराला जी को गाते हैं, हम गोपाल सिंह नेपाली जी को गाते हैं, हम रामधारी सिंह दिनकर जी को गाते हैं, हम राष्ट्र कवि रहे हैं, है ना, हम विद्यापति कवि को गाते हैं। लेकिन हमारा लिरिक्स बहुत ज्यादा से ज्यादा, मेरे बहुत ज्यादा से ज्यादा व्यूज गए होंगे तो 60 मिलियन 40 मिलियन। तो नहीं, आपकी एक गाने जब नहीं लोग जानते थे, हम बड़ा गौर से, और हम बहुत सारे लोग ऑफिस में भी बात होती थी, एक चीज जरूर सुनते थे, वो अमीरी और गरीबी वाला जो था ना, कि तुम्हारा लहजा बता रहा है, वो जरूर हम सुनना चाहेंगे आपसे, और दर्शकों तक जरूर पहुंचाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुबह से एक्चुअली इतने इंटरव्यू दे चुका हूँ कि मैं 3-4 बार तो गा ही चुका हूँ। तो ये ठीक है। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत नई नई है, खामोश लब है झुकी है पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है। ये शबीना आदिब जी की बहुत अच्छी लिखी हुई गजल है ये। बहुत लोग सुने हैं इसे, बहुत लोग सुने हैं, और चाहत भी है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने वाली लड़कियों की संख्या बहुत है। आपके इंस्टाग्राम हैंडल पे जाने के बाद मैसेज आई लव यू का बहुत सारा देखे हम। हाँ, वो तो अब चले ठीक है, वो अच्छा है कि वो लोग प्यार करते हैं। लेकिन क्या है कि मैं पर्सनली बताता हूँ, शादी अगर पर्सनली मेरे से पूछे तो इरादा तो नहीं है, क्योंकि आखिर ये लड़के किस ट्रैक पे जा रहे हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं कि 30 के बाद अब शादी करने की इच्छा नहीं है, कुछ दिन और रुकेंगे। हाँ नहीं, देखिए ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड है। और शादी, देखिए मेरा क्या मानना है ना, कि हो सकता है कुछ लोग मेरे से डिसएग्री करें, शादी एक चॉइस की चीज थी, इसको लोगों ने कंपल्सन बना दिया है ना, कि ये कंपल्सरी है, करना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, चॉइस है आपको, इफ यू नीड आप कर लीजिए। अब मेरा क्या है कि मैं इतना ट्रैवल करता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे पता है कि मैं किसी को शादी करके लाऊं, पता चला कि उसके लिए वक्त ही नहीं है मेरा, कि किसी की जिंदगी बर्बाद करना, अपनी ही बढ़िया रख लो जिंदगी, है ना। तो ये, और ऐसा नहीं है कि मुझे शादी से कोई एतराज है, जिनको करना है करें, खुश रहे सब लोग, है ना, लेकिन ये कंपल्सन नहीं है। और माँ क्या कहती है? नहीं, इस मामले में माँ बहुत सपोर्टिव है, कहती हैं कि तुम्हारी जो इच्छा है, तुमको जिसमें खुशी है तुम वो करो। तो हाँ, लेकिन ये है कि जिनको नहीं करनी है शादी, उनसे एक रिक्वेस्ट ये भी है कि शादी नहीं करना ठीक है, आपकी चॉइस है, लेकिन अपने पर्सनल कैरेक्टर को बना के रखें, है ना, अपने व्यवहार को अच्छा रखें, ताकि ये ना लगे कि इसने शादी इसलिए ही नहीं की ताकि इसको आलतू फालतू काम करने थे, वो सब है नहीं। तो बाकी आपके फॉलोअर का कोई एक ऐसा मैसेज जो आपको हंसने पे मजबूर कर दिया हो? अरे बहुत आते हैं, बहुत आते हैं, मतलब कि
मतलब मैं बताऊं आपको तो मैं कभी कभी महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार अपने पोस्ट कुछ कुछ देखता हूं कि उस पर लोगों ने कमेंट क्या किया है। तो एक बार लोगों ने किसी ने एक बार किया कि भैया आपने कान में 3 बालियां पहनी हैं, हाँ। एक ही बाली पहनते तो अच्छा लगता। तो उस पे एक ने रिप्लाई किया है उसको कि भैया की कान की बाली से फुर्सत मिल गया हो तो जीवन में तो ये सब चलता रहता है सोशल मीडिया। हालांकि मतलब फॉलोवर आपस में भिड़े हुए रहते हैं, आपको जवाब देने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है। और सच्चाई ये भी कि समय भी नहीं मिल पाता है। बहुत लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं कि आपको इतना कमेंट करते हैं, आप रिप्लाई नहीं कर पाते। एक्चुअली मैं अपना फेसबुक इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा देख नहीं पाता हूँ, टीम है, मैनेजर लोग हैं, वो लोग हैंडल करते हैं। तो कहाँ सोशल मीडिया देखने में रहे तो पता चला अपना ही सुर नहीं लग रहा है फिर। आगे कहाँ जाके थमेगी गाड़ी? आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जहां तक ईश्वर लेके जाए। और कहते हैं ना कुछ लोगों का एक ड्रीम होता है, मैंने कोई गोल सेट नहीं किया लाइफ में, जहां तक बढ़ सकते हैं, जब तक जीवित है बढ़ते जाइए, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि कभी कभी क्या होता है ना कि गोल सेट करने पे क्या होता है कि आज हमें लगता है कि मुझे पद्मश्री चाहिए था, मिल गया, अब क्या, अब क्या, अब तो गोल से आप पूरा ये हो गए, ये तो कुछ बचा ही नहीं यार करने के लिए। तो आप फिर फ्री हो जाते हैं, आप कुछ भी करने लग जाते हैं। इसलिए लाइफ में एक चीज सोचे, आप डेली एक कदम बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि एक बार में आप डेली एक कदम बढ़ाइए और बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए। गोल सेट नहीं है, इतना पता है कि अच्छे मार्ग पे चलना है ना। जीवन में सक्सेस तो चाहिए, सबको चाहिए, सफलता चाहिए। लेकिन मेरा एक सजेशन रहता है, आज के जो भी मेरे से पूछते हैं भैया क्या करना चाहिए, मैं बोला कि सफलता के लिए जो भी करना पड़े करो, लेकिन किसी का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक नुकसान ना हो आपकी वजह से। फेवरेट एक्टर बिहार से कौन सा है? बिहार से एक्टर, चूंकि मूवीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं मुझे, और सच्चाई बताऊं तो ये भी सच है, थोड़ा सा लोग को ये भी लगेगा, भोजपुरी मूवीज मैंने आज तक एक भी नहीं देखी। भोजपुरी की नहीं मैं बात कर रहा हूँ, बिहार से पंकज त्रिपाठी, मनोज संजय मिश्रा, मनोज वाजपेयी, ये सब सारे के। मनोज वाजपेयी ऑल टाइम फेवरेट, मनोज वाजपेयी ऑल टाइम फेवरेट मनोज वाजपेयी लगते हैं। मनोज वाजपेयी। फिर पंकज भैया से भी बड़ा प्यार है अपना। पंकज भैया तो लेजेंड है, क्या बात लेजेंड है, उनकी अलग चीज। अभी उनकी बहुत सारी वेब सीरीज और बहुत सारी वो आई हुई है। मैं उनसे मेरी मुलाकात भी होने वाली है यहाँ से जाने के बाद दिसंबर में। तो मैं बड़ा एडमायर करता हूँ उनको कि ही इज द पर्सन की कमाल है। और बाकी मनोज वाजपेयी साहब इसलिए भी पसंद है क्योंकि मैं उनको एक्टर नहीं, उनको जादूगर मानता हूँ। कि क्या रियलिस्टिक एक्टिंग है इनकी, कि जैसा हम लोग जैसे बातें कर रहे हैं। उनकी एक सीरीज में देख रहा था, द फैमिली मैन 1 2, मैंने पूरा देखा है, 2 सीरीज मैंने पूरा दो सीरीज उनकी आई। लगता है कि जीवन में जो हो रहा है उसको रियल दिखाया है वो। वही करते हैं। एक तरफ फैमिली, बच्चे, एक तरफ अपना पूरा डिपार्टमेंट वो लेकर चल रहा है। कहते हैं ना कि अभिनय ऐसा करो कि जिंदगी जी रहे हो और जिंदगी को ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हैं। तो ये लोग बताते हैं करके कि ऐसा ही होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कुमार सत्यम जी से, और आपसे फिर मिलते हैं एक नए सीरीज, नए एपिसोड के साथ।